अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इसमें हमें बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स बताने हैं। क्या खुसूसियात थी परमानेंट सेटलमेंट में? तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे। द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या क्या थे? पहला, द राजाज एंड तालुकदार्स वेर रिकग्नाइज्ड एज जमींदार्स। पहला फीचर, राजा और तालुकदार को ज़मींदार की तरह रिकग्नाइज किया जाता था। सेकंड, ज़मींदार्स वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। ज़मींदार को टैक्स कलेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इन्हें कहा गया था कि आप किसानों से टैक्स वसूल करो और वो टैक्स कंपनी के पास जमा करो। थर्ड फीचर क्या है? अमाउंट टू बी पेड बाय द ज़मींदार्स वाज फिक्स्ड परमानेंटली। यहाँ अमाउंट फिक्स किया गया था कि इतना अमाउंट आपको कंपनी को देना है, बाकी आप कितना जमा करोगे, कितना आप पीजेंट से लोगे, वो आपको, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। फोर्थ फीचर क्या है? इट वाज फेल्ट दैट दिस सिस्टम वुड एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी ने जब अमाउंट फिक्स किया तो कंपनी को लगा कि एक तो हमारे पास कंटिन्यू पैसा आएगा और इससे ज़मींदार भी एनकरेज हो जाएंगे क्योंकि उनको भी कुछ पैसा बचेगा और वो फिक्स अमाउंट जो हमने किया है वो हमें मिलेगा, बाकी पैसा पीजेंट्स लैंड इम्प्रूव करने में लगाएंगे। ये थे फीचर्स परमानेंट सेटलमेंट के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। यानी कि महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में क्या फ़र्क था? कैसे महलवारी सिस्टम जो था वो मुख्तलिफ था परमानेंट सेटलमेंट से। तो पहले हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। दिस सिस्टम एम्ड एट एंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सिस्टम का मकसद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी खासी आमदनी हो। थर्ड पॉइंट क्या है? द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड दैट, ये हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड दैट ईच ज़मींदार हैड टू पे टू द कंपनी। ज़मींदार को कंपनी को इतना पैसा देना था, ये फिक्स किया गया था। और फोर्थ पॉइंट, द राजाज एंड तालुकदार्स वेर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जमा करने का काम राजाज और तालुकदार्स का होता था। फिफ्थ पॉइंट, द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। और वो पहले भी आपको मैंने बोला कि एक फिक्स्ड अमाउंट मुकर्रर किया गया था जो ज़मींदार को कंपनी को पे करना होता था। ये था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे महलवारी सिस्टम के बारे में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। इसको 1822 में, महलवारी सिस्टम को 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया, लागू किया।
सेकंड पॉइंट क्या है महलवारी सिस्टम का? दिस सिस्टम वाज डिवाइज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस विच वेयर कॉल्ड महल। यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें पूरे गांव से टैक्स वसूल किया जाने लगा। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? द विलेज हेडमैन वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। और गांव से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जमा किया जाता था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गांव के हेडमैन की होती थी, उससे रखी गई थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फोर्थ पॉइंट, द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। और यहाँ रेट ऑफ रेवेन्यू बार बार रिवाइज किया जाता था, परमानेंट सेटलमेंट की तरह फिक्स नहीं था। यहाँ रेवेन्यू चेंज होता था, रिवाइज किया जाता था इसको। तो ये था महलवारी सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट भी, वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अराउज विद द न्यू मोनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। मोनरो सिस्टम हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मोनरो सिस्टम जो लाया गया रेवेन्यू फिक्स करने के लिए, वहाँ से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, 2 आपने लिखनी है। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, दे फाउंड दैट दे वुड नेवर earn any profit from the indigo plantation। नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी। द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड टू हाई दैट कुड नॉट बी मेट बाय द पीजेंट्स। पहली प्रॉब्लम क्या थी? इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड यहाँ पे की गई पीजेंट से, जो कि वो दे ही नहीं सकते थे। और दूसरी प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम हमने लिखनी है। पीजेंट्स वेर अनएबल टू पे द रेंट, fled the countryside and the village became deserted in many region। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए जो वो पे ही नहीं कर सकते थे, और उसका नतीजा ये निकला कि वो बहुत सारे पीजेंट्स गांव छोड़ के भाग गए और बस्तियाँ क्या हुई? खाली हो गई, वीरान हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम। वाई वेर राइटर्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 6, क्यों राइटर्स इंडिगो ग्रो करने में हिचकिचा रहे थे? क्यों राइटर्स इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते थे? इसकी क्या वजह थी? इसकी बहुत सारी वजह थी। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है, बिकॉज दे वेर पेड वेरी लो प्राइस फॉर इट। पहली वजह ये थी कि जो इंडिगो ये पीजेंट्स अपने खेतों में ग्रो करते थे, इसकी इन्हें बहुत ही कम कीमत मिलती थी। ये थी एक रीज़न इसकी। और दूसरा, they found that they would never earn any profit from the indigo plantation। सेकंड, उन्हें लगा कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इंडिगो प्लांटेशन से। ये भी एक रीज़न थी। एक और वजह थी, द फार्मर्स वेर इंसिस्टेड टू ग्रो इंडिगो ऑन द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ देयर लैंड by planters, but they preferred growing rice on the best soils। This is because once indigo was cultivated, the fertility of the soil decreased। एक और वजह ये थी कि जिस ज़मीन पे प्लांटर्स को, किसानों को इंडिगो करने के लिए मजबूर किया जाता था, वो ज़मीन ये किसान राइस कल्टीवेशन के लिए रखते थे।
लेकिन प्लांटर्स इन्हें मजबूर करते थे कि इसी लैंड पे आप इंडिगो कल्टीवेट करो, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड होती थी, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती थी जो ये राइस कल्टीवेशन के लिए ये किसान रखते थे। लेकिन इन्हें बाय फोर्स किया जाता था कि आपको इंडिगो इसी लैंड पे प्रोड्यूस करना है। तो यह भी एक वजह थी कि राइटर्स इंडिगो ग्रो करना नहीं चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट वेर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल? यानी इंडिगो प्रोडक्शन जो बंगाल में कोलैप्स हुई, ख़त्म हुई, उसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, किन सर्कमस्टांसेस में? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसके भी हम पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। फार्मर्स वेर गिवन लोन्स टू ग्रो इंडिगो एंड वेर फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट। वंस द साइकिल ऑफ लोन स्टार्ट्स इट नेवर एंडेड। किसानों को लोन दिया जाता था इंडिगो प्रोडक्शन के लिए और उनसे बाय फोर्स एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था। जो लोन किसानों को कंपनी देती थी वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। एक साइकिल इसका ख़त्म होता था तो दूसरा लोन इनको दिया जाता था। दूसरा पॉइंट क्या है? आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। दूसरी वजह ये थी कि जिस ज़मीन में इंडिगो उगाया जाता था वो फिर दूसरी फसल के लिए मौजूद नहीं रहती थी, क्योंकि इंडिगो उगाने से उस फसल की जो फर्टिलिटी होती थी, ज़रख़ेज़ियत होती थी, वो ख़त्म होती थी। थर्ड, द प्राइस गिवन टू प्लांटर्स ऑफ इंडिगो वाज वेरी लो, सो द फार्मर्स वेर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग इंडिगो। तीसरी वजह यह थी कि किसान जो इंडिगो की काश्त करते थे, इंडिगो की कल्टीवेशन करते थे, उन्हें उस फसल की बहुत ही कम पैसा मिलता था। इस तरह से उनका इंटरेस्ट इस फसल की कल्टीवेशन में नहीं रहता था। ये भी एक कारण था इस क्रॉप के कोलैप्स होने का। फोर्थ क्या है? इन मार्च 1859 thousands of writers in Bengal refused to grow indigo. They refused to pay rents, attacked indigo factories, agents of planters were beaten up. This led to eventual collapse of the indigo plantation in Bengal. मार्च 1859 में बंगाल में हज़ारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिगो कल्टीवेट करने से इनकार किया। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे अटैक्स किए, प्लांटर्स के जो एजेंट्स थे उन्हें मारा पीटा गया और इस तरह से क्या हुआ कि बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन तबाही के दहाने पे पहुंचा। और यही भी एक कारण था जो बंगाल से फिर वो उसको बिहार शिफ्ट करना पड़ा। बंगाल में वो इंडिगो फसल की तबाही का ये भी एक कारण था। तो ये हमने आज क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए, 7 के 7 क्वेश्चंस हमारे आज कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक पे भी लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।